आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर वसुधा सक्सेना आकाशवाणी से एक ग्रेडेड कलाकार भी हूँ। ये मैं आपको बता करके बहुत ही खुशी का अनुभव कर रही हूँ। जी मैम, ये जान के हमें बहुत खुशी हुई कि आपका हमारे से जो लगाव और जुड़ाव है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो मैम, वॉक अस थ्रू योर जर्नी ऑफ लाइफ। आपने तबला वादन का सफर कब और कैसे शुरू किया और क्या कुछ परेशानियां आपको इस दौरान फेस करनी पड़ी? तबले का सफर मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल एक लाइफ का एक घटना ही समझ लीजिए, क्योंकि मैं बचपन से ही कल्चरल उसमें एक्टिविटीज में भाग लेती थी। तो वहां पर मैं मेन तो डांस करती थी, क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना डांस में ही रहते हैं। तो मैं वहां पे बरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, मेरा जन्म वहीं का है। तो वहां का एक स्कूल था सूरजभान विद्या मंदिर। तो वहां पे कल्चरल एक्टिविटीज के रूप में कथक डांस कराते थे। तो हमारे गुरुजी वहां आते थे, उस्ताद शब्बीर अहमद खां। तो उन्होंने जब वो हम लोगों को कथक करवाते थे और वो तबला बजाते थे, तो उसी दौरान उनको पता नहीं क्या ऐसा महसूस हुआ कि मैं जो हूँ मतलब मेरी मदर से एक दिन बोले कि मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। मेरी मम्मी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में म्यूजिक टीचर ही थी। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने अपनी मदर को आके, मैं उस समय सिर्फ 6 साल की थी, तो मैंने उनको कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोली कि ठीक है बेटा, भेज देना। तो वो उस जमाने में साइकिलिंग ही करते थे। तो साइकिल से मेरी मदर के पास एक बार पहुंचे और बोले मैं अपनी बेटी को, आपकी बेटी को तबला सिखाना चाहता हूँ। वो मेन तबले के गुरु थे। तो मदर बोली कि भाई देखिए, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस जमाने में परिवार बड़े होते थे और इस तरीके से हॉबीज पे पैसा खर्च करना तो पेरेंट्स को बहुत ही मुश्किल होता था। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको फीस वगैरह नहीं दे सकते। तो वो बोले कि नहीं, आपसे फीस मांगता कौन है, मैं आपकी बेटी को सिखाऊंगा। तो मम्मी बोली कि ठीक है, आप आ जाइएगा। तो एक दिन वो आकर के और बस ऐसे विधिवत आए और बोले कि अच्छा, मेरी मदर ने थोड़ा बहुत मुझे सिखा रखा था तबला। तो वो जब घर आए तो उन्होंने खाया तबले के पर हाथ, मैं थोड़ा बहुत बजाती थी। तो उन्होंने बस वो मुझे देख करके और मेरी तबले की शिक्षा 6 साल की उम्र में शुरू हो गई। जी मैम, आपने ये बहुत ही अच्छा वाकया हमारे साथ अपनी लाइफ का शेयर किया है। तो मैम, अब आप ये बताएं हमें कि आपने इसको एज अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन के रूप में चूज करने का आपने इसको कब डिसाइड किया? क्या हुआ कि जब हम तबले में आए, और पढ़ाई तो मेरी साथ चलती थी, एज ए हॉबी थी मेरी ये। तो इधर कथक भी सीखती थी मैं। तो क्या हुआ कि तबले के कई कॉम्पिटिशन्स हुए। अच्छा, थोड़ा सा मुझे मेकअप वगैरह से शौक नहीं था, तो कथक में मैं ऊबती थी कि कहीं प्रोग्राम है या कोई है तो मुझे जाके पहले तैयार करना, सजना है, और उसके बाद फिर स्टेज परफॉर्मेंस दे के फिर ग्रीन रूम में पहुंच जाओ। तो हम ऑडियंस में जा ही नहीं पाते थे। जब तक हम अपना मेकअप वगैरह उतारते थे, ऑडियंस चली जाती थी। तो क्या हुआ कि वो तबले में धीरे धीरे यूपी कॉम्पिटिशन्स हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुए। तो वहां मैं अपने घर से अपने कपड़े पहन करके गई, तबले बजाया और स्टेज से उतर के अपने ऑडियंस में आ गए। तो वो जो ऑडियंस की मुझे प्रशंसा मिलती थी कि यार बहुत अच्छा बजाया इस बच्ची ने, और अच्छा, मुझे कोई बॉदर नहीं था कि मुझे तैयार होना है या कुछ करना है। अपना तबला पैक किया और अपने महफिल में आके बैठ गए। तो वो, और उसमें मुझे क्या है, आगे आगे अवार्ड्स मिलते चले गए। तो वो पता नहीं कैसे वो मेरा मतलब शौक बनता चला गया, और पढ़ाई इधर अलग चलती रही। तो इस वजह से वो कब मेरा शौक बन गया, और जब उसमें मुझे सफलताएं मिली तो वो आगे से आगे मैं उसी लाइन में, पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई मेरी अलग रही है, मैंने फिलोसफी में एमए किया है और तबला मेरा अलग विषय रहा है एज एन डिप्लोमा वगैरह लेकर के। फिर बाद में जब मैंने यूपी टॉप किया 85 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड लिया, तो उस समय मैं 12th में थी। तो वो भी एक बहुत ही वाकया है, मतलब तैयारी करने का। हम रात रात भर रियाज करते थे, क्योंकि 12th के एग्जाम्स थे और गुरुजी हमारे दिन भर ट्यूशंस करते थे। तो वो रात में 11 बजे आते थे घर पे, क्योंकि दिन भर वो और जगह उन्हें सिखाना पड़ता था। तो 11 बजे से जाड़ों की रात में, और 3 बजे वो मेरे को प्रैक्टिस करा के और जाते थे। और हमारे मदर और ब्रदर सारे लोग बैठे रहते थे, और मदर मेरी गरम खाना बना के खिलाती थी गुरुजी को। खाना खा के फिर हम तबले का रियाज करते थे। तो वो सुबह 3:30 और 4 बजे घर जाते थे, और उसके बाद हम 1 घंटा सोए और फिर साइकिल उठाई और कॉलेज भाग जाते थे। तो वो कब करियर में बन गया, क्योंकि वो प्रशंसाएं मिली। जब आपको इनकरेजमेंट मिलता है जिस फील्ड में, तो आप आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं।
सही कहा मैम। आपको जब मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहीं से मिलता है और आपके तो फुल फैमिली सपोर्ट भी आपको इस फील्ड में रहा है, तो बहुत अच्छा ये आपके लिए रहा है। अब मैम, जैसे आपने तो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने स्टडी प्लस पैशन को आपने इनिशियली बैलेंस किया है, उसके बाद इसमें करियर बनाने की शुरुआत की है। अब मैम, हमारे जो श्रोता अभी आपको सुन रहे हैं और अपने आप को इस फील्ड में आगे कुछ करते हुए देखना चाहते हैं, तो वो इसकी शुरुआत कहाँ से और कब कैसे कर सकते हैं? मैसेज तो मेरा यही है, जैसे मैंने अभी बताया ना, कि हम जो भी काम करें ना उसको बहुत प्यार से करें। मतलब उसमें हम बहुत ज्यादा सफलताओं के लिए ना सोचें, हमारा जो प्रेजेंट है उसको अच्छे से करें। और जब हम कहते हैं ना, जब हम किसी के होंगे तो वो हमारा होगा, तो चाहे वो व्यक्ति के लिए भी है और वो हमारी फील्ड के लिए भी है। आप जो भी काम करें वो उसको पूरे मन लगा करके करें, वो सफलता अपने आप मिल जाएगी आपको, अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। तो मैं लिसनर्स से यही कहूंगी, आपको जो भी काम है, आप चाहे म्यूजिक बनाते हैं या करते हैं या खाना बनाते हैं, जो भी काम है, आप अपने काम से पहले मोहब्बत करना सीखिए। हमारे गुरुजी कहते थे, मुझे अपने तबला बजाने से इश्क है, और मैं जिस दिन नहीं बजाऊं, उनको कोई नहीं था कि मुझे प्रोग्राम मिले या कुछ ये मिले, वो तो बेचारे ट्यूशन ही करते थे, लेकिन वो जो इश्क था ना उनका कि वो मुझे बजाना ही है, उससे वो उनका मतलब खाना पचता था या नींद आती थी। तो ये जो अगर आप अपने काम से अगर करते हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट है बस, तो वो सफलताएं आपको अपने आप मिलती चली जाएंगी। बिल्कुल मैम, अभी आपने ये जैसे बताया कि आपका कैसा रिगरस रूटीन आपका रहा था और कितना आपने पेशेंस और प्रैक्टिस को इसमें इम्पोर्टेंस दी है। अब मैम, आप हमें ये बताएं कि सब ज्यादातर जो होते हैं वो इसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, उसको वो एज अ हॉबी तो वो उसको परस्यू करते हैं, बट आपने इसको एज अ प्रोफेशन और एकेडमिक्स में स्टार्ट करना चाहा, तो उसमें और एकेडमिक्स में और क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे दोस्तों को उसमें मिल सकते हैं? एकेडमिक तो आपको अपनी करनी है, ये तो आप एज एन हॉबी कीजिए, क्योंकि जब आप यूजी अगर आप देखिए, दो लाइनें हैं इसमें। एक तो प्रोफेशनल है, आप एज एन आर्टिस्ट भी बन सकते हैं और आप अपना कुछ और काम करिए, और या आप अगर इसको एज एन टीचर के रूप में लेना चाहते हैं, तो आपको ये है कि यूजी लेवल से आपको एज ए सब्जेक्ट इसको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें अलग अलग दो हैं इसमें, तो आपके ऊपर है आपको किस तरीके से इसको ऑप्ट करना है। जी बिल्कुल मैम। अब मैम, हमारे साथ आप ऐसा कोई वाकया शेयर करें, कोई एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट या इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में कभी आपके साथ रहा हो। छोटा सा हंसी का भी कह सकते हैं, या लाइफ में जो सोचा था वो करना था, कि मेरी फर्स्ट जॉब नवोदय में लगी थी। तब ये नवोदय स्कूल्स बने ही थे उस समय, ये बात है 1988 की। तो उस समय क्या हुआ था, मैं सिर्फ बीए में थी और मेरी एज ए म्यूजिक टीचर जॉब लग गई थी। तो वो नवोदय का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल गांव में होता था स्कूल। तो मैं उस समय बीए में पास ही किया था बस। तो वहां पे अच्छा, मेरा गोल था कि मैं डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बनूंगी। तो वहां पे क्या हुआ कि स्कूल्स में बच्चों को रखना पड़ता था, क्योंकि नवोदय का कॉन्सेप्ट ये कि टीचर बच्चों के साथ ही रहेगी, उन्हें उठाएगी सुबह, फिर उनको ब्रेकफास्ट कराएगी, फिर नहलाएगी, नहलाते पे भी मतलब खड़ी रहेगी सामने, फिर खाने को खिलाएगी, फिर दोपहर में उनका होमवर्क भी कराएगी। तो वो एज ए मदर और कम टीचर दोनों उस तरीके से रहना पड़ता था। तो मेरा जो था कि जो मैं तुमसे कह रही हूँ ना आपसे, कि डिटर्मिनेशन अपने गोल को लेके मेरा था कि मैं लेक्चरशिप में जाऊंगी। तो मैं उसमें ये थी कि भाई मेरे को कम से कम अलग फ्लैट मिलेगा या रहने की जगह होगी, तो मैं अपना रियाज रखूंगी चालू। अब वो वहां पर क्या हुआ कि आपको बच्चे के से तो साथ सोना, और उसी में सोना भी वहीं पे है, तो आपका अपना सेल्फ स्टडी का कोई टाइम ही नहीं रहा। तो मैंने हफ्ते भर में जो था वो नौकरी मैं वहां से भाग आई और भाग करके आके, मेरे 3 ब्रदर थे, तो मेरे फादर ने तो मुझसे बात ही नहीं करी कि मतलब, और जैसे मैं सड़क पे भी जाती थी तो सारे लोग ऐसे मेरे कानों में आते थे, कैसी पागल लड़की है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के भाग गई। तो उस समय फिर क्या हुआ, मेरा फिलॉसफी में एमए स्टार्ट ही मतलब लेट हो गई थी, तो मुझे प्राइवेट करना पड़ा, क्योंकि उधर मैं जॉब में चली गई, तो एडमिशन्स का निकल गया बरेली कॉलेज में।
तो मैं वहां पे चूंकि मैं उधर भी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास थी, और तो वहां के जो प्रोफेसर्स थे एमएन रस्तोगी सर, तो उन्होंने किसी से कहा कि उसको कहो कि वो प्राइवेट भर दिया कोई बात नहीं, पर वो आ जाया करे, पढ़ लिया करे आकर के। तो मैं कॉलेज भी रोज जाती थी। तो वो उससे फिर लेकिन क्या हुआ कि जब वो मैं करती रही और इधर मेरा इधर जो डिप्लोमा था ना, पीजी डिप्लोमा, वो चल रहा था, तो मैंने किसी की परवाह किए बिना अपने काम से काम रखा। हाँ, मदर और ब्रदर्स का मेरे को बहुत सपोर्ट रहा, कभी इस तरीके से नहीं, तो पापा भी धीरे 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 शांत हो गए। और उसके बाद फिर 91 में मेरी आगरा विश्वविद्यालय में एज एन फिलोसफी लेक्चरर जॉब लगी कॉन्ट्रैक्ट पे। पर चूंकि वहां पर क्या हुआ कि मेरे तबले के डॉक्यूमेंट्स पीछे थे सारे, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप जो हो तबला भी सिखा देना, क्योंकि वहां के हेड रिटायर हुए थे। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मेरे तो मन का काम हो गया कि इधर फिलोसफी ले लूंगी, इधर तबला भी सिखा दूंगी। तो वो फिर उन्होंने मुझे बाद में इधर जब मैं घर लौट कर आई तो मेरा पोस्टल डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया एज ए पीए। तो वो चूंकि बरेली में ही था और सेंट्रल गवर्नमेंट का था, और आगरा विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पे थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बोलते थे उस समय, संविदा पे बोलते थे, अस्थायी जॉब। तो फिर मैंने मेरे फादर को भेजा वहां जाकर के कि पापा आप पता करके आइए कि उसमें आगे स्कोप है, तो मैं वही ज्वाइन करूंगी, क्योंकि वो तो मेरा गोल था कि डिग्री में लेक्चरशिप। तो उन्होंने उन्होंने कहा जाकर वहां पे प्रिंसिपल से कि ऐसे ऐसे करके, तो वो मेरे तबले की क्वालिफिकेशन से, मतलब पापा को उन्होंने तुरंत ही वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। अच्छा, आप वसुधा के पापा हैं, अच्छा तबले के लिए? अरे नहीं नहीं, फिर तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करे, क्योंकि वो वहां पर उसका परमानेंट जॉब है। तो इस तरीके से फिर मैंने उसको ऑप्ट किया था, और फिर इसको छोड़ के, लेकिन उसके साथ फिर मैंने नेट किया, क्योंकि मेरा गोल तो वही था। तो पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब करते करते फिर मैंने यूजीसी नेट तबले में निकाला, और उसके बाद फिर मैंने पीएचडी किया, और फिर आरपीएससी का एग्जाम दिया यहाँ यूजीसी के थ्रू अजमेर में। फिर 94 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। तो मैं एएमयू में तबला संगतकार की पोस्ट पे देने गई थी इंटरव्यू। तो ये जो प्रश्न था ना कि आपने ये क्यों सोचा कि हम इसमें करियर बनाएं, क्योंकि मेरी तो वो भी लाइन अच्छी थी फिलॉसफी वाली। तो वो वहां पे जो वीसी बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया कि आप ये बताइए, आप यहाँ तबले में आ रहे, लेकिन आपने तो इसको वो अच्छा फिलॉसफी में आप गोल्ड मेडल मिला था मुझे उस समय बरेली कॉलेज में, तो आपकी क्या गारंटी है कि आप इधर नहीं जाएंगे? तो मैंने उस समय, मतलब ऐसा प्रश्न मुझसे पहले कभी किसी ने नहीं किया था, लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में आया और मैंने उनको बिल्कुल निरुत्तर कर दिया कि सर, फिलॉसफी का ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मेरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें मेहनत मैंने यूजी लेवल से की है। मतलब मैं उस समय 17 साल की थी, और ये जो तबला है ना, ये मैंने 6 साल की उम्र से किया है। तो अगर मैं इसको अच्छा, म्यूजिक का क्या है, अगर आप इसको छोड़ोगे ना, ये होल लाइफ रियाज मांगता है। जैसे आपका कोई भी स्किल वाला काम है ना, वो आप करते रहोगे तो वो उसमें हुनर पैदा होता चला जाता है। और पढ़ाई का काम ये है कि स्किल उसमें भी होती है, लेकिन वो आपके दिमाग में, आप किताब पढ़ोगे, आप पढ़ा सकते हो किसी को। आज मैं अगर तबला बजाना छोड़ दूं ना, तो मैं किसी को फिर बता नहीं सकती, बजा के नहीं बता पाऊंगी। तो वो बताने के लिए मुझे होल लाइफ रियाज करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे जब ये कहा कि मेरी बैलेंस शीट जो मैंने 6 साल की उम्र से किया, अगर मैं इसको छोड़ूंगी ना, तो वो जीरो पे आके खड़ी हो जाएगी। तो वो मैं अपनी बैलेंस शीट को जीरो नहीं करना चाहती, इसलिए ये गारंटी है कि मैं उधर नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी। तो वो चुप हो गए थे इस बात पे। बिल्कुल मैम, अभी आपने जैसे बताया कि आपने एक छोटी उम्र में उस जमाने में सरकारी नौकरी हासिल की, और उसको भी अपने पसंदीदा जॉब या मन मुताबिक आपको सर्विस कंडीशंस ना मिलते हुए और अपने पैशन फॉर म्यूजिक को आगे रखते हुए आपने वो जॉब छोड़ी, और उसके बाद भी इतने सारे एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर आपको मिले हैं। तो मैम, अब आपका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस था किसी भी आर्टिस्ट का, वो उसके बहुत करीब रहता है। तो आप अपने फर्स्ट परफॉर्मेंस के बारे में आज हमें थोड़ा बताएं। फर्स्ट परफॉर्मेंस तो ऐसे वैसे काफी हुई, लेकिन मैं आपको रविंद्रालय की बताती हूँ, लखनऊ संगीत नाटक एकेडमी में। तब मैं ऐसी 15 साल की थी, और उस समय जब मैंने रविंद्रालय चारबाग स्टेशन पे बना हुआ है, बहुत बड़ा हॉल है, तो वहां पे जब परफॉर्मेंस की थी, तो मतलब वहां पे जो जजेस थे वो काफी बुजुर्ग थे।
तो उन्होंने एकदम से जब मैं बजा के उठी तो पहले तो एकदम हॉल खड़े होके ताली, ये तो आजकल स्टैंडिंग वो पोजीशन आती है, उस जमाने में नहीं होती थी, 85 की बात बता रही हूँ। तो जब सब लोगों ने खड़े होकर के ताली बजाई तो खैर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि हम तो अपने करते थे, लेकिन जब उन्होंने क्या, मेरी मदर साथ में थी, उनको बुलाकर के स्टेज पर उन्होंने और उनको मतलब सम्मानित किया कि आज ये जो कुछ कर रही है ना वो आपकी वजह से कर रही है, क्योंकि अगर माता पिता साथ नहीं होंगे ना तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। बिल्कुल मैम, जैसे अभी आपने अपने पेरेंट्स के सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस अभी आपने किया है, तो मैम अब हम आपसे जानना चाहेंगे कोई भी एक ऐसा आइडियल या इंस्पिरेशन या कोई एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने आपके थ्रू आउट लाइफ जर्नी आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर और मोटिवेट किया है, उसके बारे में आज हमें थोड़ा बताएं। मेरी लाइफ में तो देखो ऐसे तो कई वो हैं, ऐसा नहीं कह सकती कोई एक ही है। मतलब एक होता है आपके बचपन में आपका मतलब मदर तो खैर सभी के होती हैं, लेकिन मदर बहुत इंस्पायर करती थी मुझे। फिर मेरे ब्रदर 3 ब्रदर थे, तीनों ब्रदर मतलब मैं जैसे देखती हूँ किसी को कि कोई एक ईर्ष्या रखे या आपको पीछे करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मेरे तीनों ही भाई, मतलब एक की बात नहीं कहूंगी, तीनों भाई ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब इवन मैं घर में सबसे छोटी थी तो मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना, मेरे को वजदा ने खाना नहीं खाया तो खाना लगा के ला देना। तो मुझे एज सच अगर इंस्पिरेशन की बात है तो मुझे काफी लोग मिले, मतलब मेरी फैमिली की सपोर्ट पूरी मिली। फिर अच्छा, फिर क्या होता है जब आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो फिर आगे लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि सब पॉजिटिव ही चीजें आपको आइडियल बनती है, नेगेटिव चीज भी आपको आगे बढ़ाती है। क्योंकि क्या होता है कि आप में स्ट्रगल करने का अगर मादा है तो आप जो बुरी दुर्घटनाएं होती हैं लाइफ में आप उनको भी पॉजिटिव बना करके और आप आगे बढ़ते चले जाते हो। तो लाइफ में वो सारी घटनाएं जो सब हैं वो आपको आगे बना देती है, तो वो भी हमारी आइडियल ही बनती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक था। जी बिल्कुल मैम, ऑब्स्टिकल्स ही हमें और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। अब मैम आप अपने फेवरेट तबला आर्टिस्ट और उनसे जुड़ी कोई घटना हमारे साथ आज शेयर करना चाहेंगे? कई लोग ही थे, मैं पढ़ंत करके सुना दूंगी। वैसे तो फेवरेट भी काफी लोग हैं, लेकिन चूंकि सबसे उसमें हमने सुना है तो उस्ताद जाकिर हुसैन को ही सुना, क्योंकि 88 में तो टीवी वगैरह पे उन्हीं को देख पाते थे, उससे पहले तो हमने कभी किसी को लाइव नहीं सुना। तो जाकिर हुसैन का बहुत प्रभाव रहा। जब DD1 पे उनका प्रोग्राम आता था तो उनको सुन के वो कहीं ना कहीं तबले के उसमें एक आइडियल बन गए और मन को लगा कि इनसे सीखे या इनका कुछ चुरा ले बजाते हुए। तो उन्होंने उनका काफी मतलब सुना भी और देखा भी। अब बजाने का तो ये है कि जैसे कि उन्होंने अभी एक बार जयपुर ही आए थे, तो जयपुर में उन्होंने एक हिरण की चाल को दिखाया था। और पार्किंग, जैसे जब हम क्रॉसिंग पे चलते हैं तो वहां पर कभी शेर की वो हिरण की सवारी जा रही है, कभी स्कूटर वाला निकल जा रहा है, तो कभी पैदल वाला चला जा रहा है। तो उन्होंने एक ऐसे करके गद सुनाई थी कि धीड़ तगड़ा, मतलब ये कुत्ता भाग गया एकदम से, धीड़ तगड़ा, पीछे से बिल्ली निकल गई। फिर एकदम से स्कूटर वाला रुका और उसने देखा तकड़दा, ये क्या है, तकड़दा। फिर उसने एकदम से अपना किक मारा और वो निकल गया, धीड़ तगड़ा। तो इस तरीके से उन्होंने जो बोलों से आम लोगों को समझाया वो बहुत अप्रिशिएट किया, पब्लिक ने भी बहुत अप्रिशिएट किया उसको, और हम लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा। जी मैम, अब आप हमें अपने गुरु के बारे में बताएं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में और आजकल के जो भी यूथ हैं वो भी अगर इसमें शुरुआत करना चाहते हैं तो गुरु की बहुत अहम भूमिका इस फील्ड में रहती है। तो कोई अपने गुरु को कैसे चुन सकता है, इसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताएं। गुरु को तो देखो, ये तो ये कहते हैं ना कि ये ईश्वर का ही एक प्रसाद है कि आपको एक अच्छा शिष्य मिल जाए या एक अच्छा गुरु मिल जाए। चाणक्य जो थे उनको बहुत से शिष्य थे, पर चंद्रगुप्त मिले, और चंद्रगुप्त का भी एक
जीवन में ये मान सकते कि उनके लिए भी ये आशीर्वाद था कि चाणक्य मिले। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि फला गुरु क्या है और कौन शिष्य अच्छा है, ये आपके नसीब में होगा तो आप टकरा जाओगे। पर लेकिन यही है कि वही वाली बात है, अपना काम करो और जो आपको सिखाए गुरु, कोई भी सिखाता है उसको नतमस्तक होकर के कभी उसका क्रिटिसिज्म मत करो और उसको सीखो। और ये विद्या कहीं एक जगह नहीं खत्म होती है कि एक व्यक्ति के पास पूरा सागर थोड़ी है। आपने अभी साल भर इससे सीखा, फिर आगे आप किसी और से भी, जब आप में कुव्वत पैदा हो जाएगी उसको और ग्रास्प करने के लिए, तो अब आप आगे और बढ़ोगे। तो अब जैसे मैंने ही सीखा 14, 15, 18 साल की उम्र में सीखा अपने गुरु उस्ताद शब्बीर अहमद खां से, फिर धीरे धीरे तो कहते हैं ना कि हमेशा सीखने की अगर शक्ति रहेगी तो धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे। तो इसलिए अपना काम करो और जो भी आपको कुछ सिखाता है वो आपका गुरु है और गुरु आपको अपने आप ही टकरा जाएगा आपसे, जैसे मेरे साथ हुआ। जी बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे आपने अपने एक्सपीरियंसेस आज हमारे साथ शेयर किए हैं। अब कोई एक मैसेज जो आप हमारे श्रोताओं के साथ आज आप साझा करना चाहेंगी? मैसेज यही दूंगी कि सभी लोग, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है और वही मैं अपने काम से पहले तो लगाव रखो। कभी हम शुरुआत से ये मत सोचो मैं इसमें ये मिलेगा, हम यहाँ वर्ल्ड फेम बन जाएंगे, ये कुछ मत सोचो। जो काम आपको जो अच्छा लगता है वो उसको पहले सीखो और उसको करो। बस आप ये मत सोचो कि कोई मेरी प्रशंसा करेगा, और वो आपको अपने आप समय अनुसार मिल जाएगी। तो वहां गीता का ज्ञान आपको रखना पड़ेगा कि आपको बिल्कुल निष्काम कर्म करना है। किसी भी चीज से आपको सफलता की मत सोचो, आप अपना बेस्ट दो, लाइफ आपको अपने आप दे देगी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आकाशवाणी जयपुर के साथ अपने इतने अच्छे और बेहतरीन एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता आज आपको सुन रहे हैं वो जरूर आपसे कुछ ना कुछ सीख लेंगे। अब मैम अंत में जाते जाते आप अपने पसंद का कोई गाना हमारे श्रोताओं को आज सुनवाना चाहेंगी? मुझे मोहम्मद रफी का वो गाना जो है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जिंदगी जीने का एक फलसफा भी है। तो मैं यही कहूंगी अपने श्रोताओं से कि उस गानों को सीखें और निराशा कभी नहीं लाएं और आगे उसको सुने और समझें और जीवन को जिए, क्योंकि जीवन सबके लिए उतार चढ़ाव का एक नाम है। थैंक यू मानसी जी, थैंक यू। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया।
जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। धूप में अधिक परिश्रम करने से जानलेवा लू लग